स्टूडेंट्स, कैसे हम सब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है। आज हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम के बारे में जानेंगे। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग के बारे में बताया गया, उसके बारे में समझाया गया और उसके आगे हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम को जानेंगे, समझेंगे और उसकी व्याख्या भी की जाएगी। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले एक सवाल हम आपको समझाना चाहते हैं, ताकि आप जो चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपके मन में। कि जैसे मान लीजिए कि सवाल आया कि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र दो गॉस में स्थित है और पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता है। तो पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये सवाल है कि कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2 गॉस दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र उसमें स्थित है और पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। तो पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जैसे ये सवाल आएगा अक्सर बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि जानते हैं कि बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ और थीटा दिया हुआ है, तो फाई इक्वल टू वी ए cos थीटा का फार्मूला लगा देंगे। लेकिन यहीं पर आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्लियर। और कोई पृष्ठ है, कोई पृष्ठ जो है वो इस चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का पृष्ठ एंगल बना रहा है। यानी अगर ये हो गया, ये पृष्ठ हो गया और ये पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ आई? तो ये जो पृष्ठ है वो इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना अंश का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो जब ये पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। तो आपको जब फाई भी बराबर किसके बताया गया था?
फाइव भी बराबर किसके बताया गया, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए कॉस थीटा जब बताया गया है तो इसमें क्या बताया गया था थीटा के बारे में, कि थीटा एंगल है किसके किसके बीच का, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण है थीटा। सपोज कीजिए ये देखिए ये जो है ये मान लीजिए पृष्ठ हो गया, और अगर मैं इसको ऐसे इसमें से निकाल लूँ इस तरह से, तो ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। आपको दिख रहा होगा ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। अब सपोज कीजिए अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ये इस तरह से, ये पृष्ठ इससे कितना अंश का कोण बनाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। ये पृष्ठ इस चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा, समझिए इसको जो है समझिए ऐसे, जैसे ये क्या हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये किसकी दिशा बता रहा है, ये जो कलम है वो किसकी दिशा बता रहा है, पृष्ठ की दिशा बता रहा है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो जब ये 30 डिग्री है तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 90 में से 30 घट जाएगा। मुझे लगता है कम समझ में आया है, फिर से एक बार समझिए इसको। जैसे देखिए आराम से समझिए, ये क्या हो गया आपका, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये जो एंगल इधर बन रहा है, इधर इधर मतलब ऊपर की ओर, ये देखिए इसके और इसके बीच, कैसे मैं समझाऊं थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है आपके सामने, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो इसलिए जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा, सपोज कीजिए ये मान लीजिए, सपोज कीजिए इस तरह से, इस व्हाइट बोर्ड को देखिए, आराम से देखिए, अगर ये क्या है, इस व्हाइट बोर्ड को आप पृष्ठ मान लीजिए, सपोज कीजिए इस व्हाइट बोर्ड को आपने क्या मान लिया, पृष्ठ मान लिया। तो जब पृष्ठ आपने मान लिया तो ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। बात समझ नहीं आ रही। अब इसके अवलंबन बाहर, और ये बात, अब अगर इसको मैं मूव करूं, इसको क्या करूं, पृष्ठ को क्या करा रहा हूं मैं, मूव करा रहा हूं, तो क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या हो रहा है, क्षेत्रफल वेक्टर की क्षेत्रफल तो नहीं बदल रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल तो नहीं बदल रहा है, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। क्या हो रही है, बदल रही है। तो ये देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे, आराम समझिएगा थोड़ा सा, कि अगर ये देखिए यहाँ पर, अगर ये देखिए, अगर ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, आपको दिख रहा हो, ये जो ब्लू वाला है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, और ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है, ये भी, इनके बीच का कोण कितना है यहाँ पर, 0। ऐसा कब हुआ, दोनों के बीच का एंगल 0 कब हो रहा है, जब पृष्ठ, ये पृष्ठ है और ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र है, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये देखिए फिर से समझिए, सपोज कीजिए मान लीजिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ब्लैक जो कैप दिख रही है आपको, ये आपकी ओर है, यानी ये क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और ये क्या है, पृष्ठ है, और पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब अगर मैं क्षेत्रफल वेक्टर, यहाँ इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर लूं, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा, बाहर की ओर होगा कि नहीं होगा, यानी इस स्थिति में क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा एक हो गई। तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा एक कब हुई, जब चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का एंगल कितना है, 90। कितना है, 90 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको मूव करा दूं, सपोज कीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहता हूं, देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, इस एंगल को देखिए, अगर मैं कहता हूं ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये क्या है, पृष्ठ है, और मेरी अंदर की ओर जो कोण बनना है, अंदर की ओर जो कोण बनना है वो कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। फिर से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे और अच्छे से, ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, पृष्ठ हो गया, और इसके अंदर की ओर कितना एंगल बनना है, 30 डिग्री।
और अभिलंब ये चुंबकीय जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो किधर हो गया, बाहर की ओर। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा ये हो गई, तो इनके बीच कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर का एंगल कितना है 30 है और पूरा कितना होगा 90 होगा। तो 90 में से जब 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अभी नहीं समझ में आया तो फिर से थोड़ा सा अच्छे से समझें कि जैसे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया और ये पृष्ठ हो गया, ये क्या बेटा, ये पृष्ठ हो गया, यानी पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। ये बात समझ आई कि नहीं है? अब और क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, पृष्ठ है और पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर ये क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर है। यानी जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो हमेशा पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो पृष्ठ कौन है, ये देखिए, ये जो मैं अगर मैं इसको ये व्यू से मैं दिखाऊं इसको, ये क्या है, ये क्षेत्र, ये क्या है, ये पृष्ठ हो गया। तो ये जो पृष्ठ हो गया ये क्या हो गया आपका, ये पृष्ठ है, ये क्या है आपका पृष्ठ है और ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्षेत्रफल वेक्टर क्या करता है, पृष्ठ से कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाएगा तो ये हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये क्षेत्रफल वेक्टर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया, ये क्षेत्रफल वेक्टर। तो ये पूरा कोण क्या अंश का है, ये पूरा कोण क्या अंश का है, 90 अंश का है। तो ये 30 अंश जब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60 अंश बचेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत समय लिया इसमें मैं समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आपको ये जानना है कि थीटा, अक्सर बच्चे जैसे ही थीटा देखते हैं वो क्या करते हैं, सवाल में 5 का थीटा लगा देते हैं। लेकिन थीटा आपको ये दिमाग में रखना है कि थीटा कौन सी एंगल है, थीटा वो एंगल है जो किसके किसके बीच का कोण है, क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। थीटा चुंबकीय क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का कोण नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी सवाल में पृष्ठ और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण दिया हुआ है तो आसान सा तरीका क्या है कि आप जितना कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है वो पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप 90 में से क्या करेंगे, 30 को घटा देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। और ये जो एंगल मिलेगा वो किसके किसके बीच का एंगल होगा, किसके किसके बीच का एंगल होगा, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कागज से मेरा प्रयास था लेकिन कागज बदला था इसलिए प्रयास उतना सफल नहीं हो पाया है मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको पार्ट बोर्ड पर समझाया, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर से कोई समस्या होगी तो फिर से मैं बता दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मैं क्या आपको समझाना चाह रहा था। तो प्रिय बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था, मैंने जब इसकी परिभाषा बताई थी तभी ये बात बताई थी। अब थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। कितने आ गया, 60 डिग्री। तो अब हम लोग बी की बात करेंगे। बी कितना है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है, गॉस, 2 गॉस और 2 गॉस। एक गॉस बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पर चौंक रहे होंगे, थोड़ा सा डर रहे होंगे। देखो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू किसकी होता है, 10⁻⁴ गॉस। तो जब 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होगा तो 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा और पावर जो प्लस में हो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एरिया कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। आपको बताया जा चुका है कि 1 सेंटीमीटर बराबर किसके होता है, 10⁻⁻² मीटर। 10⁻⁻² मीटर। तो 10 स्क्वायर है तो 10⁻⁻² का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 10⁻⁻⁴ मिलेगा। 10 क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर।
2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर जी क्या ऐसा करना ज़रूरी है? मेरा कहना है यस, जी हाँ। हमेशा हम सवाल को सामान्यतः एसआई जो है सिस्टम में लगाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम जो पद्धति है उसी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमेशा हम लोग इस तरह चेंज कर लेते हैं। और थीटा कितना आ गया? थीटा आपको बताया जा चुका है। थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ? 90 - 30 हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो गया? 60 डिग्री। अब आप लगा देंगे कि 5e इक्वल टू किसके है? 5e इक्वल टू BA cos थीटा। 5e इक्वल टू किसके? BA cos थीटा के है, तो B की वैल्यू कितनी हो गई? 2 × 10⁻⁴। A की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁴ और इंटू cos थीटा, तो cos 60 हो गया। ये बात समझ आ गई मुझे लगता है। अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 = 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 10⁻8 हो जाएगा, इंटू cos 60। cos 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ गया 2 × 10⁻⁸। और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल चुका है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चुंबकीय फ्लक्स से बहुत छोटा सा सवाल था, समझाना मुझे ज़्यादा पड़ा क्योंकि आप हमारे सामने नहीं है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, इसलिए कुछ चीज़ें जो है सामने होने पर ज़्यादा बेहतर होती हैं, लेकिन प्रयास मैंने किया है कि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? तो इस सवाल से आप जान चुके हैं कि किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को कैसे निकालना है, उसको आपने सीख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को समझेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। इसके 2 नियम हैं। पहले नियम को, फैराडे के पहले नियम को, अगर आपसे कोई पूछता है कि फैराडे का पहला नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा कि पहले नियम को न्यूमैन के नियम से के नाम से भी जाना जाता है। यानी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो पहला नियम है उसे न्यूमैन के नियम से भी जाना जाता है। तो उसी को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। आप जानते हैं कि फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो है प्रैक्टिकल किया था, और उसी के आधार पर उन्होंने एक जो नियम बनाए, उस नियम को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। पहला नियम कहा उन्होंने कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्या होता है? जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये कहा उन्होंने कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि यदि दूसरी लाइन समझें, यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा टी समय में, यदि चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू, प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे दिखाएंगे, स्मॉल ई से दिखाएंगे, और प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यही तो लिखा हुआ, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया, डेल्टा फाई के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक मतलब माइनस लग गया, दर है तो समय से भाग होगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम। अब आज क्वेश्चन उठता है कि ये ऋण चिन्ह क्यों आता है, तो ऋण चिन्ह आपको बताया जाएगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर ऋण चिन्ह क्यों प्रदर्शित हो रहा है, तो यही बताना है कि ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। अब आपके मन में ये थोड़ी सी बात समझ में कम आई होगी, तो जब हम दूसरा नियम बताएंगे, फैराडे के दूसरे नियम को बताएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी हाल फिलहाल में आपको इतना ही जानना है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यदि फेरों की संख्या कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, कितना हो, कैपिटल N हो, तो E इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यानी यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी।
यानी चाहे माइनस एन डेल्टा फाइव अपान डेल्टा टी लिखूं और चाहे माइनस डेल्टा एन फाइव अपान डेल्टा टी लिखूं। अगर कोई पूछता है कि आप इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं सर, क्योंकि इसमें तो डेल्टा नहीं लगा हुआ है, तो प्रिय बच्चों आपको ये जानना है कि ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुंडली के फेरों की संख्या नियत होगी, इसलिए चाहे उस पर डेल्टा लगाया जाए या न लगाया जाए, मतलब उसको डेल्टा के पहले रखा जाए या डेल्टा के बाद रखा जाए, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर से मैं बता देता हूँ, चूंकि कुंडली में फेरों की संख्या नियत है इसलिए उसे डेल्टा के पहले रखा जाए यहाँ पर या डेल्टा के बाद रखा जाए यहाँ पर, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर कम समझ में आएगा तो अभी मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको और स्पष्ट कर देता हूँ। तो ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम। अगर आपसे कोई पूछता है कि एन फाई क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि एन फाई क्या है, अगर ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन फाई, तो आप एन फाई को बोल सकते हो कि इसे फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं, या फ्लक्स ग्रंथिता भी कहते हैं, या फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या या फ्लक्स ग्रंथिता भी कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है, अगर आपसे इससे इसका मात्रक पूछ ले तो यन क्या है? फेरे, कुंडली में फेरों की संख्या है, और फेरों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टर्न कहते हैं। और फाई चुंबकीय फ्लक्स है, तो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ अगर आप थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं तो यहाँ पर फाई भी बढ़ा लीजिए, यहाँ भी बी कर लीजिए और यहाँ भी बी कर लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एन फाई बी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? फाई बी क्या है? फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। इसका मात्रक अगर आपसे कोई पूछता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। और एन क्या है? फेरों की संख्या, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टर्न कहते हैं। तो इसका मात्रक आप अगर आपसे कोई पूछता है तो इसका मात्रक क्या बोलोगे? वेबर टर्न। क्या बोलोगे? वेबर टर्न। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक सवाल के द्वारा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। चलिए समझ लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। तो ये है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम। आगे बढ़ते हैं, अभी पूरी बात समाप्त नहीं हुई है, एक उदाहरण से समझते हैं फिर जानते हैं। सवाल में आता है कि एक कुंडली से, प्रश्न समझिए, एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या 50 है। कितनी है? 50 है। और फेरों की संख्या 50 है और उससे 0.2 सेकेंड में उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.4 वीवर से घटकर 0.2 वीवर हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये सवाल में आ गया। क्लियर? एक कुंडली जिसमें फेरों की संख्या कितनी है? 50 है।
और 0.2 सेकेंड में उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.4 वेबर से घटकर 0.2 वेबर हो जाता है। तो प्रेरित विद्युद्वाहक बल की गणना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, उत्तर कैसे लगाएंगे। कैसे लिखेंगे? n बराबर कितना लिखेंगे आप? 50। फेरों की संख्या n होगी। पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था? समय कितना है? 0.2 सेकेंड, यानी डेल्टा टी 0.2 सेकेंड। क्लियर हो गया? पहले चुंबकीय फ्लक्स कितना था? 0.4 वेबर, तो φ1 = 0.4 वेबर। क्लियर? बाद में चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया? 0.2 वेबर, तो φ2 = किसके हो गया? 0.2 वेबर। क्लियर? अब यहां से देखिए, अगर अब इतना हो गया, अब मैं इसको दो विधि से लगाता हूं, आराम से समझिए। प्रथम विधि, आपने डेल्टा फाई निकाला, तो डेल्टा फाई = किसके हो गया? φ2 माइनस φ2 कितना हो गया? 0.2 माइनस φ1 कितना हो गया? 0.4। घटा दिया, ये ज्यादा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा? -0.2 वेबर। ये हो गया डेल्टा फाई। अब आप लगा दीजिए E = प्रेरित विद्युद्वाहक बल E = किसके लिखेंगे आप? -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। -n कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। डेल्टा फाई कितना आ गया है? -0.2 अपान डेल्टा टी कितना दिया हुआ है? 0.2। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 15 का 0.2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 10। 10 को आप 0.2 से डिवाइड करेंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर एक डिजिट है तो घटाएंगे, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? एक 0 आ जाएगा। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 50। और ये क्या है? प्रेरित विद्युद्वाहक बल। और प्रेरित विद्युद्वाहक बल क्या है? एक प्रकार का वोल्टेज है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम द्वितीय विधि लगाते हैं। देखिए, द्वितीय विधि यानी इस विधि का इस्तेमाल हमने, इससे वैल्यू इसकी निकाला और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 50 हो। अब यहां से देखिए, इससे हम सवाल कैसे लगाएं? क्लियर हो गया नहीं हो गया? समारक नहीं आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, चाहे आप 5 लिखिए या ना लिखिए, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये है क्या वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स। ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होगी, सर यहाँ पर 5 नहीं लिखा आपने। चिंतित नहीं होना है आपको। अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब द्वितीय विधि में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पहले हम लोग क्या निकालेंगे? n5। क्या निकालेंगे? n5। क्या निकालेंगे? n5। n कितना दिया हुआ है? 50 इंटू 5n कितना है? 0.4। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20 वेबर। कितना आएगा? 20 वेबर टर्न। इन 5n 20 वेबर टर्न हो गया। क्लियर हो कि नहीं होगा? और अगर आपसे कोई पूछेगा n5 तो n5 कैसे निकलेगा? n कितना है? 50 और 5 कितना है? 0.2। तो इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10 वेबर टर्न। अब यहां पर क्या निकालना है? डेल्टा n5। डेल्टा n5, तो डेल्टा n5 का मतलब क्या होगा? जैसे जब डेल्टा फाई था तो φ2 माइनस φ1, वैसे ही डेल्टा n5 का मतलब क्या हो गया? डेल्टा
n phi 2 माइनस n डेल्टा नहीं n phi 2 माइनस n phi 1। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जब यहाँ पर phi 2 हुआ तो यहाँ n2 होना चाहिए और यहाँ पर phi 1 है तो यहाँ पर n1 होना चाहिए, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन चूंकि कुंडली नहीं बदल रही है इसलिए फेरों की संख्या समान होगी, तो एक को n1 और दूसरे को n2 मानने का कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से अब आप n phi 2 की वैल्यू अगर निकाले हैं तो n phi 2 की वैल्यू कितनी आई है 10, माइनस n phi 1 की वैल्यू कितनी आई है 20, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -10 वेबर टर्न। तो E इज इक्वल टू किसके है, माइनस, ये E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा n phi माइनस डेल्टा n phi अपॉन डेल्टा t। तो यहां से E इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा माइनस डेल्टा n कितना है n phi कितना आ गया, डेल्टा n phi की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -10, तो पहले यहाँ पर माइनस लग गया और डेल्टा n phi की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर -10 और अपॉन डेल्टा t की वैल्यू कितनी है 0.2। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो E इज इक्वल टू आ गया 10/2 पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ेगा, 2 से इसको भाग देंगे, कितना आ जाएगा 50 वोल्ट। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि किसी भी सवाल को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित प्रेरित विद्युत धारा निकालने के लिए हम इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करके, चाहे इसका इस्तेमाल करें और चाहे इसका इस्तेमाल करें, हमारा काम बन जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा मैथमेटिकली अभी हमने आपको बताया कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम को बताया हमने कि E इज इक्वल टू किसके बताया उन्होंने माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये तो बताया फैराडे का पहला नियम यही तो है। तो यदि डेल्टा टी यानी समयांतराल बहुत सूक्ष्म हो, यानी डेल्टा टी किसको टेंड कर जाए शून्य, यानी जो समयांतराल है वो बहुत क्या हो सूक्ष्म हो, यानी डेल्टा टी किसको टेंड कर जाए जीरो को, तो E इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे माइनस लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और यहां से E इज इक्वल टू किसके आ जाएगा माइनस, ये जो लिमिट जब होता है तो ये किसमें बदल जाता है डी फाई अपॉन डी टी में। इससे संबंधित सवाल भी हम लोग लगाएंगे, लेकिन आज बहुत समय हो गया है। तो यानी यह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी पहला नियम, जिससे संबंधित सवाल भी हम लोगों ने देख लिया, उस नियम को भी बढ़िया से जान लिया है। जब नियम आएगा तो केवल आपको नियम के बारे में वही E बराबर बहरे से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तक लिख देना है, सवाल को लगाना नहीं है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।